Hello everyone, welcome back to my channel. So the topic which we are going to study today is the end feel. So before that, if you want to take personal classes from me or you want any notes for any particular subject or topic, so you can contact me through the mail, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. Now moving towards the topic end feel. So the end of each motion at each joint is limited from further movement by particular anatomical structures. मतलब कि आपको पता है कि जैसे आप शोल्डर फ्लेक्शन कर रहे हो तो शोल्डर फ्लेक्शन की जो नॉर्मल रेंज है, जो रेंज होनी चाहिए, इट इज़ 0 to 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री ही क्यों है, क्यों इसको हमने 190 डिग्री नहीं नहीं लेके आ पाते हम, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको उतनी ही रेंज में रखते हैं, उसके आगे उसे नहीं बढ़ने देते। अगर वो उस रेंज से बाहर निकलता है या उस रेंज तक वो नहीं पहुँच पाता तो मतलब कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। So the type of structure that limit the joint motion has a characteristic feel. अब जो उस चीज़ को, उस joint को उतनी रेंज से आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि एक बहुत ही पेक्यूलर फीलिंग होती है जिसे हम कहते हैं एंड फील। तो इससे हमें दो चीज़ें क्लियर हुई कि जब भी हम किसी भी जॉइंट के एंड रेंज पे जाएंगे तो हमें एक ऐसी चीज़ फील होगी जिसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीलिंग होगी, ठीक है। और दूसरा ये वही चीज़ इस जॉइंट को ज़्यादा आगे बढ़ने से रोकेगी। सो दिस फीलिंग विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द थेरेपिस्ट as resistance or as a barrier to further motion is known as the end feel. Some joints are structured so that the joint capsule limits the end of ROM in a particular direction. अब ये जो चीज़ रोकेगी ना बच्चों, जो नॉर्मल जो हमारी रेंजेस हैं उनको ज़्यादा आगे बढ़ने से, विच एक्ट एज अ बैरियर, वो बहुत सारी चीज़ें रोक सकती हैं। जॉइंट कैप्सूल भी हो सकता है, मस्कुलर स्ट्रेच भी हो सकता है, कोई बोन भी अड़ सकती है बीच में कि उसके आगे वो जॉइंट मूव नहीं कर पाता। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच कैन एक्ट एज अ बैरियर फॉर द मूवमेंट। अब उनके बेसिस पे हम एंड फील को क्लासिफाई करते हैं और हर चीज़ की एंड फील अलग अलग होगी। अगर कैप्सूल रोकता है तो उसकी अलग फीलिंग आती है, अगर कोई बोन रोकती है तो उसकी अलग फीलिंग आती है। So developing the ability to determine the character of the end feel requires practice and sensitivity. अब आप ये सोचो कि मैं एक ही दिन में ऐसे करके सारी एंड फील समझ जाऊँगा या समझ जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ता है। सो एंड फील असेस करना एक स्किल होता है। Determination of end feel must be carried out slowly and carefully to detect the end of ROM and to distinguish among the various normal and abnormal end feel. The ability to distinguish among the various end feel helps the examiner identify the type of limiting structure. सो हाउ टू चेक एंड फील। अब हमें बच्चों पता है कि जब हम किसी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पे हमें एंड फील देखने को मिलेगा। तो उस एंड पे जाके मतलब पेशेंट को क्या करना है, अपने हाथ को पूरा एंड तक लेके जाना है रेंज के। सो व्हेन असेसिंग द पैसिव मूवमेंट द एग्जामिनर अप्लाइज ओवर प्रेशर एट द एंड ऑफ ROM टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एंड फील ऑफ ईच पैसिव मूवमेंट। तो एंड फील बच्चों ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट अपना हाथ उठाएगा, पूरा ऊपर करेगा, फिर आप जाके चेक कर रहे हो कि हाँ क्या एंड फील है। नहीं, जो थेरेपिस्ट है वो खुद ही पैसिवली पेशेंट का हाथ लेके जाएगा, ठीक है, एंड देन ही विल पुट ओवर प्रेशर एट द एंड कि हाँ इसके आगे सच में नहीं जा पा रहा, या फिर कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, जिस कोई ऑब्स्टेकल, कोई और चीज़ तो नहीं अड़ रही जिसकी वजह से हाथ नहीं जा पा रहा ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद यू हैव टू पुट ओवर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करना है एंड फील। सो केयर मस्ट बी टेकन। केयर क्या करनी है आपको कि आपको इतना भी ओवर प्रेशर नहीं करना कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो प्रवोक हो जाए, क्योंकि यूजुअली जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो वो आपके पास आ रहे हैं। तो अगर आप उस पर ज़्यादा ओवर प्रेशर कर दोगे तो उनके क्या होंगे, सिम्टम्स प्रवोक हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको दर्द हो जाएगा। So if the patient is able to hold a position at the end of the physiological ROM without provoking symptoms, or if the symptoms ease quickly after returning to the resting position, then the end feel can be tested. Pain with pathological end feel is common.
अब हमें ये एसेस क्यों करनी है, मतलब हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है वो कैसे रुक रही है, क्या फीलिंग आ रही है, हमें क्यों जानना है? टू असेस द टाइप ऑफ पैथोलॉजी प्रेजेंट, कि कहीं जॉइंट कैप्सूल में तो प्रॉब्लम लिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर के केसेस में जो आपका जॉइंट कैप्सूल है वो बहुत टाइट हो जाता है, तो वो रेस्ट्रिक्ट करता है रेंज ऑफ मोशन को। तो इफ़ यू नो द कैरेक्टरिस्टिक एंड फील फॉर अ नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर, तो आप एबनॉर्मल भी आसानी से पहचान जाओगे कि नहीं ये तो वो नॉर्मल एंड फील नहीं है जो शोल्डर पे आती है, यानी कि समथिंग इज़ डिफरेंट। टू डिटरमाइन द प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन, learn the severity or stage of the problem, determine if a more gentle treatment should be given or a more vigorous treatment। अब नॉर्मल एंड फील, तो बच्चों सायरेक्स ने हमें 3 नॉर्मल एंड फील बताई हैं, सॉफ्ट, फर्म और हार्ड। तो सॉफ्ट एंड फील क्या होती है कि देयर इज़ अ यील्डिंग कंप्रेशन, एक मशी फील होता है, मतलब बहुत मुलायम सा होगा, सॉफ्ट सा, ठीक है, जब जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल जब आप एल्बो का फ्लेक्शन करते हो, देखो इस इमेज में जब आप एल्बो का फ्लेक्शन करते हो तो यहाँ पे जो मसल्स हैं, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वो आपस में पहले ही टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है इसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रोक रहा है हमारी रेंज ऑफ मोशन को, फ्लेक्शन की? हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़, मसल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बल्क में मसल्स होती हैं। सेम गोज़ विद नी फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन में भी जो हमारा हैमस्ट्रिंग और गैस्ट्रोनीमियस है उनका आपस में पहले कॉन्टैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो वहीं रुक जाती है। तो दीज आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट एंड फील्स। अब फर्म एंड फील क्या होती है? सो देयर इज़ अ फर्म स्प्रिंगी टाइप ऑफ मूवमेंट विथ स्लाइड गिव। इसमें एक आपको टिश्यू स्ट्रेच सा फील होगा, कुछ स्ट्रेच फील हुआ है मुझे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ आर्म देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ स्प्रिंगी और इलास्टिक रेजिस्टेंस। द नॉर्मल टिश्यू स्ट्रेच एंड फील हैज़ अ फीलिंग ऑफ राइजिंग टेंशन और स्टिफनेस। तो ये 3 तरीके की होती है बच्चों फर्म वाली एंड फील, मस्कुलर, कैप्सुलर एंड लिगामेंटस। तो जो मस्कुलर है वो हमें कब देखने को मिलेगी? हिप फ्लेक्शन जब हम करते हैं विथ नी स्ट्रेट, तो इसमें क्या स्ट्रेच आता है? इलास्टिक टेंशन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल। देखो जो ये पहले वाला डायग्राम है इसमें इन्होंने हिप फ्लेक्शन किया है विथ नी स्ट्रेट, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर पैसिव टेंशन है। देन इज द कैप्सुलर स्ट्रेच, सो एक्सटेंशन ऑफ द MCP जॉइंट ऑफ द फिंगर। तो इस चीज़ में कहाँ स्ट्रेच आएगा? एंटीरियर कैप्सूल में टेंशन आएगी, ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो। तो देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द MCP जॉइंट, जिसकी वजह से कहाँ क्या टेंशन आ रहा है? इन द एंटीरियर कैप्सूल। देन इज द लिगामेंटस स्ट्रेच, तो ये हमें देखने को मिलेगा इन द फोरआर्म सुपिनेशन। जब हम फोरआर्म सुपिनेशन पेशेंट का चेक करेंगे तो नॉर्मल एंड फील क्या आएगी उसकी? लिगामेंटस स्ट्रेच की। फर्म एंड फील आएगी। तो इसका जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या होगा? टेंशन इन इंटरओशियस मेम्ब्रेन एंड पाल्मर रेडियो अल्नर लिगामेंट ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यू कैन सी इन दिस इमेज। अब जो तीसरी एंड फील है बच्चों, जो नॉर्मली हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, दैट इज़ हार्ड, यानी कि बोन की वजह से हमारी मूवमेंट रुक गई। इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? एल्बो एक्सटेंशन। तो जब आप अपने हाथ को सीधा कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है? ओलिक्रोनॉन प्रोसेस जो है वो ह्यूमरस के साथ जाके लॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एल्बो एक्सटेंशन रुक जाता है। अब ये तो बात हुई बच्चों नॉर्मल एंड फील की। तो हमारी 3 नॉर्मल एंड फील है, सॉफ्ट, फर्म एंड हार्ड। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल एंड फील की। तो एबनॉर्मल एंड फील कब प्रेजेंट होगा? जब जॉइंट में या बॉडी में कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट होगी, और इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 3 वही सेम है, सॉफ्ट, फर्म, हार्ड, और एक जो एडिशनल है दैट इज़ एम्प्टी। सॉफ्ट में क्या होगा? अच्छा देखो बच्चों, सॉफ्ट में भी ना आपको वही सॉफ्ट टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट का ROM है वो रुक जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन की ही बात करूँ तो उसकी नॉर्मल एंड फील जो है वो है सॉफ्ट, ठीक है। और जो हमने ये पढ़ा कि अभी कि जो एल्बो एक्सटेंशन है, एल्बो एक्सटेंशन की जो नॉर्मल एंड फील है वो है हार्ड, क्योंकि उसमें ओलिक्रोनॉन इंटरलॉक हो जाता है विद द ह्यूमरस। तो अगर मान लो मेरे जो एल्बो है, एल्बो जॉइंट के ऊपर मुझे बहुत सारा एडीमा हो गया, मुझे बहुत स्वेलिंग आ गई, ठीक है, या फिर मुझे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, और अब मेरा जो एल्बो एक्सटेंशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा,
ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। तो मेरा जो एंड फील है वो तो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि मैं एल्बो एक्सटेंशन पूरा 0 डिग्री तक स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगी, कुछ डिग्रीज रह जाएगा। तो वो क्यों रह जाएगा? बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट एंड फील। तो इट में अकर सूनर और लेटर, या तो मेरा बहुत हाइपर मोबिलिटी में चला जाएगा या हाइपो मोबाइल हो जाएगा। तो उसका फैक्टर क्या है? सॉफ्ट टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन आ गया, जो कि नॉर्मली उस जॉइंट पे, उस पर्टिकुलर रेंज पे हमें नहीं देखने को मिलता। सेम गोज विद द फर्म एंड फील। तो अगर आपके ROM में सूनर और लेटर मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आप उसकी एंड फील चेक करो, एंड इफ इट इज़ फर्म, तो यानी कि एबनॉर्मल एंड फील कौन सी है? फर्म। अभी किस किस वजह से आ सकती है? इंक्रीज्ड मसल टोन, कैप्सुलर शॉर्टनिंग, मस्कुलर शॉर्टनिंग, लिगामेंटस एंड फेशियल शॉर्टनिंग। देन द नेक्स्ट इज़ दी हार्ड। अब हार्ड एंड फील बच्चों नॉर्मली हमारी बॉडी में नहीं होता, ठीक है, मतलब होता है, नॉर्मल एंड फील होता है, बट वैसे हार्ड एंड फील अगर देखा जाए ज़्यादातर जॉइंट्स में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर हमें सॉफ्ट या फर्म एंड फील ही देखने को मिलती है इन आवर बॉडी। तो हार्ड एंड फील हमें कब देखने को मिलती है? जब हमारी जॉइंट के अंदर कोई लूज बॉडी हो या फिर कोई फ्रैक्चर हो, तो हमें हार्ड एंड फील देखने को मिलती है। जैसे कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लूज बॉडी इन द जॉइंट, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस या फ्रैक्चर के केस में वी विल फाइंड अ हार्ड एंड फील। हमें ऐसा लगता है कि कोई बोनी ब्लॉक है, कुछ बीच में कुछ पत्थर सा या कोई बोन सी अड़ रही हो। Then the next and the last is the empty end feel. So no real end feel because pain prevents reaching the end of ROM. तो आप ROM के बिल्कुल एंड में जा ही नहीं पा रहे हो. So no resistance is felt except for muscle spasm which is the protective reflex by the patient. तो आपको किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस, किसी भी तरीके का जो एक बैरियर फील होता है ना मूवमेंट के लिए, वो आपको नहीं होगा. सो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग. ठीक है, तो ये हमें कब देखने को मिलता है? एक्यूट जॉइंट इन्फ्लेमेशन में, बर्साइटिस हो गया, एब्सेस हो गया, फ्रैक्चर हो गया एंड साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स के अंदर. So बच्चों, in this video we have discussed the normal end feel and the abnormal end feels. तो हर joint की, हर range of motion की अपनी अपनी different end feel होती है. So you have to रीड दोज थिंग्स. और ये बहुत स्किल और पेशेंस का काम है. तो ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही दिन में सारी एंड फील्ड चेक करनी और समझनी आ जाएगी. जैसे जैसे आप पेशेंस देखोगे यू विल चेक देम. फिर डिफरेंट पैथोलॉजीज, पहले तो आप नॉर्मल समझो, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में एंड फील्ड चेक करना सीखो. देन गो विद द पेशेंट्स कि अलग अलग पैथोलॉजीज़ में, अलग अलग चीज़ों में नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिस्टिंग्विश करना सीखोगे तब आप, जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे. सो फर्स्ट प्रैक्टिस ऑन नॉर्मल एंड देन गो टुवर्ड्स द एबनॉर्मल. So these are the references. Thank you.